हेलो स्टूडेंट्स, अगर एनएमआर पढ़ के बोर हो चुके हैं और नहीं समझ में आ रहा है कि अब एनएमआर को के बेसिक्स को कैसे क्लियर करें, सो हमारे साथ आज आप एनएमआर को थोड़ा सा और बेसिक्स से समझ सकते हैं। सो उसके लिए continue with us. Hello friends, welcome to GS Academy, and today we are going to discuss NMR spectroscopy in a very interesting manner. So start करते हैं that NMR spectroscopy होती क्या है. Basically NMR spectroscopy is nuclear magnetic resonance, as the name indicates, nuclear magnetic resonance spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अगर आप जानते हो तो मैं थोड़ा सा और एक बार फिर से समझा दूँ. द स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म इज रेफर्ड टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट मैटर इंटरेक्शन. जब कोई लाइट किसी मैटर के ऊपर डाली जाती है तो लाइट के अंदर मैटर जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसकी जो मिसिंग वेवलेंथ या जो भी एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी है हम उसको फाइंड आउट करके मैटर के टाइप का और मैटर के अंदर होने वाले इंटरेक्शन जो एक्साइटेशंस हैं उनके टाइप का पता लगा सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज NMR is also a type of spectroscopy. So here we are talking about NMR particularly. तो NMR as the name indicate न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे यूज़ होगा. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियस किस तरह से रेजोनेट करता है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल अबाउट दैट. ठीक है, एज वी नो दैट हमने अभी बोला दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली लाइट मैटर इंटरेक्शन. तो लाइट किस तरह की यूज़ करनी है. सो इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वी आर यूजिंग रेडियो वेव्स. ओके, हम लोग यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी हम फॉर पर्टिकुलर NMR इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं 60 मेगासाइकिल्स पर सेकेंड की फ्रिक्वेंसी का कोई रेडियो वेव सोर्स लेते हैं. ठीक है, मैटर की फॉर्म में एज यू नो दैट मैटर क्या होता है. मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. उनमें से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है, दोज आर चार्ज पार्टिकल. और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ डेवलप हो सकती है, ऑब्वियसली इन द चार्ज पार्टिकल. तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है. यहाँ पे हम मैटर का कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे इन NMR. वी आर यूजिंग पर्टिकुलरली प्रोटॉन्स. ओके, प्रोटॉन्स को हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करें बिकॉज वी नो दैट जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एवरीवेयर वी नो दैट कार्बन इज एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, हाइड्रोजन एटम. और हाइड्रोजन एटम क्या है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोजन एटम इज बिहेविंग लाइक अ प्रोटॉन. तो हम हाइड्रोजन एटम की पोजीशंस का पता लगाने के लिए इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का वाइडली यूज़ करते हैं. सो इसीलिए हम यहाँ पे प्रोटॉन को कंसिडर कर रहे हैं as a nucleus of H atom. Now which type of magnetic field interaction, what is the magnetic field interaction. So वी नो दैट जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है तो उसकी मूवमेंट में क्या होता है दैट वहाँ पर एक मैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डेवलप होती है. ठीक है, हेयर इज प्रोटॉन. ओके, प्रोटॉन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके अंदर भी ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. और अगर हमने अप्लाई कर दी मैग्नेटिक फील्ड तो उस मैग्नेटिक फील्ड की जो मूवमेंट है, जो उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, वो बूस्टअप हो सकता है. ठीक है, सो प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा. सो हम यहाँ पे ले रहे हैं दैट प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट. किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. और जो प्रोटॉन है उसके अंदर एक मोशन होता है दैट इज़ कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक मोशन. गायरोमैग्नेटिक मोशन जैसे स्पिनिंग टॉप्स जो होते हैं उनमें जो मूवमेंट होता है दैट इज़ दे आर स्पिनिंग ऑन देयर ओन एक्सिस एंड दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. जो इस टाइप का जो मोशन होता है दैट इज़ कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक मोशन. सो जो प्रोटॉन है वो गायरोमैग्नेटिक मोशन में बिहेव करते हैं. और यहाँ पे क्या दैट जो इनका जो ओमेगा है दैट इज़ इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो दैट इज़ इक्वल्स टू गामा H0. जहाँ पे गामा क्या है, गामा इज़ अ गायरोमैग्नेटिक जो रेशियो है वो है. ठीक है, इसको हम प्रोसेशनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं. ठीक है, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा H0. और गामा क्या है, गामा इज इक्वल्स टू 2 पाई म्यू अपॉन HI, जहाँ म्यू जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जो कि प्रोटॉन के ऊपर डेवलप हुआ है. ठीक है, और I जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है फॉर द पर्टिकुलर न्यूक्लियस. ठीक है,
क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का भी एक पर्टिकुलर स्पिन क्वांटम नंबर होगा। ओके, नाउ यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा बाय द टू फार्मूलाज, बाय द प्रीवियस स्टडीज़ हम कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में एक रिलेशन होता है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, एंड जो गामा एच नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा एच नॉट। तो यहाँ पे हम क्या है, गायरोमैग्नेटिक मूवमेंट से फ्रीक्वेंसी का और फ्रीक्वेंसी से किसी प्रोटोन के गायरोमैग्नेटिक मूवमेंट का इनका पता लगा सकते हैं। तो उससे हमें जो प्रोटोन है उसके टाइप का पता चल सकता है, ठीक है। सो व्हेन वी आर placing a proton in a magnetic field, what is happening to it? Yes, suppose that we are placing a proton, like ये क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। सो दिस हाइड्रोजन एटम इज हैविंग अ वन प्रोटोन इनसाइड द न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन अराउंड इट विच इज मूविंग इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। जब हम इसको एक अप्लाइड फील्ड एच नॉट की प्रेजेंस में हम जब इसको प्लेस करेंगे तो क्या होगा, दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल हैपन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर क्या होगा, एक्साइटेशन होगा और ये अपने सर्कुलर पाथ में क्या कहते हैं, मूवमेंट जो है वो चेंज कर देगा, मूवमेंट तेज़ हो जाएंगे इसके, ठीक है। इन दैट केस इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होगा। ड्यू टू दैट सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोटोन बिहेव करेगा एज अ बार मैग्नेट, और ये जो प्रोटोन का बिहेवियर है जब वो बार मैग्नेट, ये क्या कर सकता है, दिस कैन जब जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है हमारी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो ये क्या करती है, ये दो तरह के काम करती है, या तो मैग्नेटिक फील्ड को री-इन्फोर्स कर देगी या फिर अपोज करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये क्या होता है, री-इन्फोर्स हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, तब क्या होता है, अपोज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इन केस अगर मैग्नेटिक फील्ड री इन्फोर्स होता है तो हम इसको कहते हैं डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो प्रोटॉन को डबल स्ट्रेंथ की हायर स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड फील होगी, जिसकी वजह से ये भी बार मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है और अपने अलग सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा। इन केस अगर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो शील्डेड हो जाएगा। शील्डेड इसलिए क्योंकि जो बाहर से हमने मैग्नेट अप्लाइड फील्ड डेवलप किया है उसको अपोज कर देगा इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द टू सर्कमस्टांसेस की डी शील्डिंग हो सकती है और शील्डिंग हो सकती है। इनकी वजह से जब डी शील्डिंग होती है तब तक बहुत अच्छे सिग्नल्स जो है वो डेवलप होते हैं बाय एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जबकि जब शील्डिंग होती है, शील्डिंग के केस में क्या होता है, सिग्नल्स जो है वो डाउन आते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू इंस्ट्रूमेंटेशन, नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ spectrophotometer which is used for NMR spectroscopy, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलरली यूज फॉर NMR। सो इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या है, देयर इज अ रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स, यहाँ पे हमने क्या लगाया, देयर इज अ सोर्स, ठीक है। दिस सोर्स इज कनेक्टेड विद अ कॉइल, ठीक है। इस कॉइल से जो कॉइल क्या कर रही है, यहाँ पे जाके सराउंड करती है इस ट्यूब को, ठीक है। दिस इज द सैम्पल ट्यूब जिसके अंदर हम अपना सैंपल प्लेस करेंगे, जिसके अंदर भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सैंपल प्लेस करते हैं, सैंपल के अराउंड जो है वो इस रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स की जो कॉइल है वो सराउंड करती है। हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, ठीक है, जो सैंपल के दोनों तरफ हम लगा के छोड़ेंगे, दैट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और फिर यहाँ से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस रेडियो फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे क्या होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो होना शुरू हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू दैट रेडियो फ्रिक्वेंसी में कुछ चेंजेस आएंगे। सो दैट चेंजेस आर डिटेक्टेड एंड रिकॉर्डेड बाय पर्टिकुलर यूनिट, डिटेक्टर एंड एम्पलीफायर यहाँ पे लगाते हैं हम, जो डिटेक्ट करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को जो भी आफ्टर एब्जॉर्प्शन मिल रही है, और फिर उसको एम्पलीफाई करता है। आफ्टर एम्पलीफिकेशन वी आर गेटिंग अ रिकॉर्ड, ठीक है। दिस इज अ टिपिकल structure of spectrophotometer, and now the activity of this
Now the activity is given by that radio frequencies fall on sample. ठीक है. Now sample gets excited and absorbs certain amount of radiation. ठीक है, or of radio frequency waves, and then after excitation there is detection of signal. ठीक है, जो भी radio frequency में changes होंगे, we get some signals from them. So we detect the signals, then we amplify the signals, and then we record the signal. This is the block representation of the procedure to record. अब ये जो signals आएंगे, these signals are categorized in two ways to study the molecule. So हम दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स एंड नंबर ऑफ सिग्नल. नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो इक्वलेंट प्रोटॉन्स का नंबर बताता है, एंड पोजीशन ऑफ सिग्नल जिसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट. ठीक है, इट इज़ गिविंग केमिकल शिफ्ट. सो दीज टू थिंग्स आर नेसेसरी टू रीड, और इनको रीड करने के बाद हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. नाउ in the next lecture we will continue with these two topics, position of signal and number of signals. And thanks for watching, and please like, share and subscribe my channel.